अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5 मिलियन मैट्रिक टन खुर्दनी तेल इस्तेमाल किया जाता है। 1.5 मिलियन मैट्रिक टन मकामी सतह पर पैदा होता है, जबकि 3.5 मिलियन मैट्रिक टन मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 अरब अमरीकी डॉलर बनती है। एशिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क अपनी ज़रूरत का सिर्फ 30% तेल मकामी सतह पर पैदा करता है, जबकि 70% मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करता है। हकीकत यह है कि हम 100% खुर्दनी तेल मकामी सतह पर पैदा कर सकते हैं। हम ज़री मुल्क होने का दावा तो करते हैं, मगर बहुत सी ज़री इजनास हर साल ऐसे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं जो ज़री मुल्क होने का दावा भी नहीं करते। खुर्दनी तेल, सब्जियां, दाल, गंदम, जानवरों की खुराक, ये सब इंपोर्ट किया जा रहा है, जिस पर सालाना 8 से 10 अरब अमरीकी डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इन सब की इंपोर्ट हम बेहतर प्लानिंग से ख़त्म भी कर सकते हैं। तेलदार इजनास की काश्त से किसान मुख्तसर अरसे में 2 से 3 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। आज का प्रोग्राम तेलदार इजनास की काश्त के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि किस इलाके में किस वक्त कौन सी इजनास काश्त करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खुर्दनी तेल 100% ज़रूरी प्रोडक्ट है जो मुख्तलिफ फसलों के बीजों से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला तेल 50% से ज़ायद पाम ऑयल, जबकि बाकी 50% सोयाबीन, सरसों, राया, कैनोला, जैतून, तिल और कॉर्न वगैरह से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान के किसान छोटे पैमाने पर तेलदार जिन्स की काश्त पाकिस्तान भर में कर रहे हैं, मगर हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस बड़े पैमाने पर इसकी काश्त मुमकिन नहीं हो पा रही। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 4.5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद का खुर्दनी तेल इंपोर्ट किया, यानी पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे बड़ा दरामदी बिल। हम पेट्रोल तो ज़मीन में नहीं उगा सकते, मगर तेलदार इजनास की काश्त बढ़ाकर इस बिल को कम किया जा सकता है। किसान रबी सीजन में कैनोला, राया, सरसों और सोयाबीन की काश्त करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और मुल्क की मईशत को सहारा भी दे सकते हैं। तेलदार इजनास की पैदावार के हवाले से गुज़श्ता चंद सालों का जायजा लिया जाए तो साल 2018-19 में 6.2 मिलियन एकड़ रकबे पर काश्त हुई। 2019-20 में ये रकबा बढ़कर 7.6 मिलियन एकड़ तक पहुंच गया। 2020-21 में ये एरिया कम होकर 5.9 मिलियन एकड़ रह गया और साल 2021-22 में भी 5.9 मिलियन एकड़ रकबे पर तेलदार इजनास काश्त की गई, जबकि साल 2022-23 के लिए 6.7 मिलियन एकड़ का हदफ मुतय्यन किया गया है। रबी काश्त में किसान कौन कौन सी तेलदार इजनास काश्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे पास माहिर तेलदार इजनास हाफिज साद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान पाकिस्तान भर में किस इलाके में क्या काश्त करें कि उनको अच्छा मुनाफा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। कैनोला और राया पाकिस्तान में अहम तेलदार फसलें हैं। इनकी काश्त का वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। अच्छी ज़मीन की तैयारी और ज़मीन में खादों का इस्तेमाल, मुतवाज़न जो इस्तेमाल है वो अच्छी पैदावार का ज़ामिन होता है। सबसे पहले आप अच्छी ज़मीन को तैयार करें, हल चलाकर उसमें रोनी करें ताकि ज़मीन में जो जड़ी बूटियों का बीज मौजूद है वो निकल आए और उसके साथ साथ ज़मीन जो है पानी उसमें मॉइस्चर आ जाए और ज़मीन थोड़ी ठंडी हो जाए ताकि आपकी जो उगाव का अमल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। वतर आने पर ज़मीन में फिर हल चलाएं और उसके साथ साथ 1 बोरी SOP और 1 बोरी DAP जो एवरेज ज़मीनें हैं उसके अंदर उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ साथ उस पे जो है बीज का छटा देकर उसके बाद हल्की खेलियां निकाल दी जाएं ताकि उसके बाद उसमें पानी लगाया जा सके और खेलियों के ऊपर आप किसी भी प्री एमरजेंस का स्प्रे करें
जिसमें एस्मेटोलाक्लोर जो है वो काफ़ी अच्छी साबित होती है। तो उसके बाद आप उसमें हल्का पानी लगाएं, ताकि जैसे कि पाकिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे सितंबर और अक्टूबर के अंदर दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद नमी आबी बुखारात बन के उड़ रही होती हैं। तेलदार इजनास को ख़ास तौर पर, क्योंकि इनमें तेल मौजूद होता है, ज़्यादा उगाव के लिए अच्छे वतर की ज़रूरत होती है। जितना आपका वतर अच्छा होगा, पानी में नमी होगी, उतना आपका उगाव अच्छा होगा। इसलिए कोशिश करें कि वतर के अंदर काश करके खेलियाँ निकाल के दोबारा हल्का सा पानी लगा दें, ताकि उगाव बेहतर हो जाए। और ऐसे रकबे जो बारानी हैं और रेतले रकबे हैं, वहाँ पे अच्छे गीले वतर के अंदर छटा दे के सुहागा लगाया जाए और उससे जो है उसकी काश्त की जाए। और जब जिन काश्तकारों के पास इसकी ड्रिल मौजूद है, तो उन्हें चाहिए कि वो अच्छे वतर के अंदर, तगड़ा जो गीला वतर होता है, तर वतर होता है, उसके अंदर ड्रिल से काश्त करें। राया, सरसों और कैनोला में अक्सर किसान कंफ्यूज होते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है? राया वो किस्म है जो गर्मी को बर्दाश्त करती है, कम झड़ती है, और उसकी पहचान ये है कि उसकी फली का जो एंगल है तने के साथ, वो 60 से लेकर 30 जाविये का होता है, फली छोटी होती है। जबकि जो दूसरी हम जो सरसों या कैनोला अक़साम है, उसमें जो गोभी सरसों है, मीठी सरसों जिसे कहते हैं, जिसकी फली लंबी होती है, पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, वो जो है वो कैनोला अक़साम होती है। और सर सरसों का आपने नहीं बताया, दो राया और कैनोला का बता दिया, सरसों का नहीं। सरसों गोभी सरसों होती है, और मोस्टली जो गोभी सरसों है कैनोला अक़साम, ये गोभी सरसों के अंदर ही है, और सिर्फ जो आरी कैनोला है वो राय के अंदर है। तो ये दो मेन जो है, एक राया जिसे कड़वी सरसों भी कहा जाता है, या जिसकी फली जैसे मैंने पहचान बताई है आपको ये होती है, और उसे मस्टर्ड भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। दूसरी तरफ जो गोभी सरसों है उसे रेप सीड या सरसों कहा जाता है। जी हाफ़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान राया, कैनोला और सरसों की काश्त करके इस सीज़न में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में तेलदार इजनास काश्त करने पर किसानों को भारी सब्सिडीज दी जाती हैं ताकि इसकी पैदावार बढ़ सके, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। किसानों को बहुत ही कम सब्सिडीज दी जा रही हैं। जहां किसान का 50,000 से ज़ायद फी एकड़ खर्चा आता हो, वहां हुकूमत की तरफ से 1-2 हज़ार रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। तेलदार इजनास की काश्त बढ़ाने के लिए सब्सिडी के नाम पर किसानों से मजाक किया जा रहा है। फी एकड़ 1,000 रुपये की सब्सिडी फसल काश्त करने के बाद, जबकि 4,000 रुपये की सब्सिडी फसल कटाई के बाद अदा की जाती है, और वो भी वाउचर के जरिए। किसान रहनुमाओं के मुताबिक किसानों की एक बड़ी तादाद वाउचर लेकर दुकानों और दफ्तरों के चक्कर लगाने के खौफ से सब्सिडी क्लेम ही नहीं करती, या फिर आधी कीमत पर वाउचर मिडलमैन को फरोख्त कर दिए जाते हैं, यानी फी एकड़ महज 2,500 रुपए की सब्सिडी। तेलदार इजनास की फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, यानी हम 20 मन तक ले रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता अक्सर ममालिक 50 मन फी एकड़ से भी ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। किसान की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जा रही, बीज के पोटेंशियल के मसाइल हैं, और किसान बैलेंस फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार कम आती है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको तेलदार इजनास के माहिरीन से मिलवाएंगे जो आपको अच्छी पैदावार के आज बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम पाकिस्तानी सालाना 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का खुदनी तेल खा जाते हैं, और इसकी अदायगी भी डॉलर्स में की जाती है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तानी किसान रवायती फसलें छोड़कर तेलदार इजनास काश्त नहीं कर रहा? ये बड़ा अहम सवाल है। आइए इसका जवाब चंद तेलदार काश्त करने वाले काश्तकारों से पूछते हैं। कि ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। अगर कोई गवर्नमेंट ने सबसिडी अनाउंस की भी है ना, वो प्रॉपर जिमीदार तक नहीं पहुंच रही जी।
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਰਸੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, बस हुकूमत तो कोई सपोर्ट नहीं। मार्केट के हवाले से हमारा ये एक बनता है थोड़ा सा मसला, क्योंकि इसकी कोई मार्केट नहीं बेचने के लिए, तो इसकी अगर अच्छा बंदोबस्त हो जाए, इसकी मार्केटिंग कोई ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए तो इंशाल्लाह इसको हम लगाएंगे। और ये बड़ी अच्छी कम कीमत में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं ये अगर 40 और 35 के बाद चली गई ना जी इंशाल्लाह 3540 मन के करीब चलेगी, तो ये बाकी आम क्रॉप आलू, इवन आलू और मकई को भी काट जाएगी। हमारे यहाँ तेलदार इजनास की पैदावार बढ़ाने में 2 मसाइल दरपेश हैं। फी एकड़ पैदावार 20 मन तक है जो इंतहाई कम है और किसान मेहनत करके इसे 40 मन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसान को मार्केट में रेट पूरा नहीं मिलता, यानी मिडल मैन ज्यादा मुनाफा कमाता है। आइए आपको तेलदार इजनास की फी एकड़ अखराजात और मुनाफे के बारे में बताते हैं। अखराजात की बात करें तो ज़मीन की तैयारी, पानी, बीज, खाद, लेबर सब मिलाकर तेलदार इजनास का फी एकड़ औसत खर्च 50,000 रुपये फी एकड़ आता है। तमाम अखराजात करने के बाद औसत पैदावार 30 मन तक आसानी से हासिल की जा सकती है और फी मन औसत कीमत 12,000 के हिसाब से फी एकड़ इनकम 3,60,000 रुपये बनती है। तेलदार इजनास की काश्त के हवाले से किसानों का गैर संजीदा रवैया सिर्फ इसलिए है कि इसकी फी एकड़ पैदावार कम है, जिसकी वजह से किसान बामुश्किल अपने अखराजात पूरे करता है। फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है ये जानने के लिए तेलदार इजनास काश्त की माहिर हुम्मा कमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फरमाइएगा कि हमारा किसान क्या क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से तेलदार इजनास की फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है। सबसे पहले जो है वो वक्त काश्त है। किसान जो है वक्त पे फ़ैसला नहीं कर पाता कि मैं कौन सी फसल लगाने जा रहा हूँ, या फ़ैसला कर लेता है या ज़मीन की तैयारी में आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से वो काश्त लेट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों की, तो अगर हम उसे पहले 15 अक्टूबर तक उसकी काश्त कर दे तो हमारी बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जितना उसे लेट करते जाएंगे, ताख़ीर करते जाएंगे उसकी काश्त में, तो उस पर तेले का हमला होगा और उसकी पैदावार यकीनन मुतासिर होगी। नंबर 2, अगर बात करें हम कि ज़मीन की तैयारी के से पहले अगर वो ज़मीन के सैंपल लेके उसका मुकम्मल मुआयना करवाएं कि उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी मौजूद है, ताकि उस प्रॉपर खाद का इस्तेमाल कर सके और मुकम्मल जो अच्छी पैदावार ले सके। और अगर हम बात करें कि जो बीज का इंतखाब वो करने जा रहा है, वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है कि कुछ यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं या बीज जो है वो सर्टिफाइड सीड मौजूद नहीं होता, वो महंगे दामों लेकर लगाता है और उस पर उनको खातिर ख्वाह अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती। तो ये कुछ क्या तरीका है बीज अच्छा, किसान किस तरह पता चलेगा किसान को ये बीज अच्छा है? क्योंकि जाहिर है किसान के पास लेबॉर्ट्री नहीं है और सम टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इसके लिए जो है सर्टिफाइड सीड होता है, थैले के ऊपर जो है एक टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है ये प्री बेसिक है या बेसिक सीड है या सर्टिफाइड सीड है। तो अगर ये वो सीड लेते वक्त उस थैले को मुकम्मल चेक करें कि हम जिससे ले रहे हैं, अगर वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से लेते हैं तो यकीनन वो एक अच्छा सीड है, सेहतमंद सीड है। और इसके अलावा अगर वो प्राइवेट सीड कंपनी से भी लेना जा रहे हैं तो उससे पहले उसका एक मुकम्मल ट्रायल होता है, वो एक वैरायटी लगाने के लिए अप्रूव होती है कि जी ये एक इस इलाके में लगाने के लिए मंजूर शुदा किस्म है, तो फिर वो उसको लगा सकते हैं। जी हुम्मा साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान बर वक्त काश्त करके अपने इलाके के हिसाब से वैरायटी चूज़ करके बैलेंस फर्टिलाइज़र और इसके अलावा मौसम को मद्देनजर रखते हुए जब काश्त करेगा तो यकीनन उसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। फसल सेहतमंद होगी तो ही अच्छी पैदावार आएगी और सेहतमंद फसल के लिए फसल का बीमारियों से पाक होना ज़रूरी है। तेलदार इजनास को
कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं और उनसे किसान कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीमारियों के माहिर कमर अंसर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सब फरमाइएगा, किस स्टेज पे कौन सी बीमारी हमलावर होती है और किसान कैसे अपनी फसल को उससे बचा सकता है? सरसों की ना जो बीमारियां ना, उनमें सबसे पहले जो है ना, जब स्मोक का अगर मौसम आए तो उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस डिजीज़ है, वो जरासीमी गलाव कहते हैं उसको। वो जरासीमी गलाव जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जब स्मोक का मौसम होता है और वो बहुत ज़्यादा फैलता है, उसमें जो उसका है स्टेम, सबसे पहले उसका स्टेम गलना शुरू होता है, उसके बाद इस तरह पूरा पौधा जो है वो मुरझा जाता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो हम Z1 के नाम से बैक्टीरियासाइड है, कसुगामाइसिन के नाम से बैक्टीरियासाइड है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। फसल पे कोई इस तरह की बीमारी वगैरह आए तो उसको कंट्रोल हम कर लेते हैं। सर, ये राया, कैनोला और मस्टर्ड तीनों के ऊपर ये बीमारी आती है? राया अक़साम पे ये ज़्यादा आती है, कैनोला अक़साम पे ये बिल्कुल नहीं आती, राया अक़साम पे बहुत ज़्यादा आती है ये वाली बीमारी जो बैक्टीरिया की है। इसके अलावा और क्या मसले मसाइल आते हैं जब ये फसल तैयार हो रही होती है? अगर हम इसको पहले स्प्रे कर लेंगे, अगर हमें पता होगा कि ये डिजीज़ आ रही है, डिजीज़ आने से पहले या डिजीज़ जैसी शुरू हुई हम उसका स्प्रे कर लेंगे, तो उस हमारे लिए वो फसल को संभालना, फसल को बीमारी से महफूज रखना हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर फसल बड़ी होगी, उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, उसकी फलियां वगैरह बन गई, उस टाइम पे हमारे लिए अगर कोई डिजीज़ आती है तो हमारे लिए उसके लिए स्प्रे करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। इसलिए सबसे हम बेहतरीन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि जैसी मौसम उसके लिए साजगार हो तो उस वक्त ही हम उसको मुतलका देख लें कि अब ये मौसम। जी कमर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को मुहतात रहने की ज़रूरत होती है ताकि बर वक्त बीमारियों का कंट्रोल किया जा सके। किसान अपने इलाकों में छोटे कोल्हू लगाकर बराह रास्त तेल सार्फिन तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह मिडल मैन जो मुनाफा कमाता है वो भी बच सकता है और किसान अपना फी एकड़ मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। तेलदार अजनास पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इक़साम के हशरात हमला करते हैं, जिसकी वजह से पैदावार में 30 से 40% कमी वाक़ई हो सकती है। इसलिए ऐसे किसान जो तेलदार अजनास काश्त कर रहे हैं वो अपनी फसल को जब तक हशरात से महफूज नहीं बनाएंगे अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तेलदार अजनास में कौन से हशरात किस वक्त हमला करते हैं और किसान फसल को कैसे उनसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए माहिर हशरात मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फरमाइएगा कौन से हशरात किस वक्त हमला करते हैं? सरसों और राया की फसलों के ऊपर सबसे जो ज़्यादा अहमियत के हामिल इंसेक्ट्स हैं, जो ये हशरात हैं, वो 3 हैं, जिसमें से सबसे पहले आएगा धब्बेदार बग, जिसको हम पेंटेड बग भी कहते हैं। इसका हमला नज़र आने से पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो जब फसल ज़मीन से बाहर आए, जस्ट उगे, तो उस वक़्त किसानों को लैम्डा साइहेलोथ्रीन 2.5 EC 330 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करनी चाहिए अगर ये हमला आपको नज़र आए। इसके बाद जब फसल तकरीबन 1.5 से फुट की या 2 फुट की होगी, उस वक़्त एक सुंडी का हमला आएगा जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड साफ्लाई। उसका जो लार्वा होता है, वो सुंडी जो होती है वो पत्तों की पिछली साइड पे होती है, और उसका जो लार्वा होता है वो इतना चालाक होता है कि वो जब ज़मीन पे गिरा हो या पत्ते को हिलाया जाए तो ऐसे महसूस होगा कि वो मरा हुआ है, वो मरी हुई हालत में है, जबकि वो अपनी इस मौत को फेक कर देता है और हमें नहीं पता चलता कि वो ज़िंदा है या मुर्दा। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि जब अक्टूबर के पहले हफ्ते में सरसों की काश्त कर ली जाती है या राया की सितंबर के आखिरी हफ्ते में काश्त कर ली जाती है, तो 1 महीने बाद उसको पानी लगाना होता है। तो 1 महीने में फसल 1.5 से 2 फुट तक पहुंच जाती है। जब इतनी फसल हो जाए, उसको पानी लगाने से ये जो मस्टर्ड साफ्लाई का लार्वा है, ये जो मक्खी का लार्वा है, ये उसके अंदर सांस के घुटने की वजह से, पानी की वजह से ये मर जाता है। इसके बाद जब फसल मेच्योरिटी पे आ जाती है,
तो उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मस्टर्ड एफिड का हमला होता है, जिस हमारे ही इदारे के साइंसदान सिकंदर अली चीमा साहब ने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब हम फसल को काश्त कर दें तो वो मस्टर्ड एफिड से एस्केप हो जाती है, यानी कि उस तेले के हमले के शुरू होने से पहले पहले फसल मैच्योर हो जाती है। जब वो फसल मैच्योर हो जाती है हमें उसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस तरह से हमारी फसल जो है वो नुकसानदेह ज़हरों से भी बच जाती है। और अगर उसका हमला कोई शदीद हो, आपकी फसल बाद में बिजाई की गई हो, बर वक्त बिजाई ना हो सकी हो, उसके ऊपर तेले का हमला हो जाए, तो उसके लिए कार्बोसल्फान या मार्केट में और मेजर या लेसेंटा के नाम से पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेड डोज है उसके ऊपर उसकी स्प्रे की जाए। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 3 मेजर हशरात हैं जिनसे किसान अपनी फसल को बचाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया भर में सोयाबीन खुर्दनी तेल का बेहतरीन जरिया समझी जाती है। पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त बढ़ाकर न सिर्फ खुर्दनी तेल में खुद कफील हुआ जा सकता है, बल्कि पोल्ट्री फीड में भी इंपोर्टेड अज्जा को कम किया जा सकता है। मगर सवाल यह है कि आज तक पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त को क्यों नहीं बढ़ाया जा सका? इसी सवाल का जवाब देंगे आपको मुख्तसर ब्रेक के बाद, और आपको सोयाबीन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तकरीबन 1 साल कबल जब बैरून ममालिक से सोयाबीन इंपोर्ट की जा रही थी तो मुर्गी का गोश्त आम इंसान की दस्तरस में था, यानी 200 से 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। और फिर हुकूमत ने सोयाबीन को GMO कहकर बैन कर दिया और ये उम्मीद जाहिर की कि हमारे इदारे मकामी तौर पर सोयाबीन की प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। हमारे इदारे अभी ट्रायल के मराहिल में थे, ना मेयारी बीज मार्केट में दस्तयाब है, ना किसानों की ट्रेनिंग की गई और ना ही प्रोसेसिंग के ट्रायल किए गए। नतीजा ये निकला कि सोयाबीन की अदम दस्तयाबी की वजह से पोल्ट्री की खुराक महंगी हो गई और आम आदमी से प्रोटीन का सस्ता तरीन जरिया भी छिन गया। ज़राई लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया की मौसमी सूरत हाल तकरीबन एक जैसी ही है। इंडिया में सालाना 12 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद सोयाबीन पैदा की जा रही है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर ट्रायल ही हो रहे हैं और किसानों को बीज तक दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रकबे पे सोयाबीन काश्त नहीं हो रही। हकायक क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब में सोयाबीन के प्रोजेक्ट हेड हाफिज साद मौजूद हैं, उनसे मजीद हकायक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फरमाइएगा अब तक हम कितने हज़ार एकड़ पे सोयाबीन लगवा चुके हैं पंजाब में? देखिए जी, सोयाबीन अभी हज़ारों एकड़ पे तो नहीं, अभी तो आप सैकड़ों एकड़ की बात करें, क्योंकि ये अभी नया इनिशिएटिव है। इसमें सोयाबीन हमारी फसल नहीं है, मुकामी फसल नहीं है, ये ठंडे ममालिक की फसल है। तो इस सिलसिले में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने पाकिस्तान की पहली हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैराइटीज़ बनाई, जिनका नाम आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन है। ये जो पंजाब के मैदानी इलाकों में कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं। अब अगला मरहला इसका ये था कि इसकी अवेयरनेस दी जाए और इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन ये फरमाएं कि हम 15 से 20 साल हो गए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये काम उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया गया? सर, ये उसी वक्त शुरू किया गया है कि हमने पहली वैरायटी 1996 में बनाई थी। उसके बाद जब 2014 के अंदर पहला कंटेनर पाकिस्तान में सोयाबीन का आया है, ठीक है, तो उसी साल हमने 2014 में इसकी हाई टेम्परेचर टॉलरेंट के ऊपर काम शुरू किया और एक वैरायटी बनने में कम से कम 15 से 16 साल लगते हैं। और 2021 के अंदर इसकी पहली वैरायटी जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट आरी सोयाबीन अप्रूव हुई है। और इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 20 से ज़्यादा प्राइवेट सीड कंपनीज इसका सीड बना रही हैं। इस वक्त किसान जो काश्त करना चाह रहे हैं उनको बीज कहाँ से मिलेगा? सर, ये आपको बताया है ना कि इस साल ये सीड कंपनीज ने 20 सीड कंपनीज ने सीड बना लिया है। अगले साल इसका सीड जो है वाफिर मिकदार में मुल्क में मौजूद होगा, क्योंकि अब तो सीज़न इसका जा रहा है। ऑटम सीज़न में नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में जो काश्तकार राब्ता करें, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जो सीड कंपनीज को सीड मिलेगा और इसके साथ साथ 20 से ज़्यादा जो सीड कंपनीज इस साल सीड बना रही हैं, प्राइवेट सीड कंपनीज, जिसमें बड़े बड़े सीड कंपनीज के नाम हैं, वो सब के सब इस सीड को कमर्शलाइज करेंगे और वो सीड अवेलेबल होगा मुल्क
में। तो अब ज़रूरत इस बात की है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जिसकी रिक्वायरमेंट है और सॉल्वेंट इंडस्ट्री ये मैदान में आए, ये उस सीड को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के अंदर फैलाएं। जी हाफ़िज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह हाफ़िज़ साहब फरमा रहे हैं कि हमने बीज बना लिया है और किसानों को कन्विंस करना शुरू कर दिया है, अगले साल से पाकिस्तान में भी सोयाबीन काश्त होना शुरू होगा। कम सही मगर अब पाकिस्तान में भी सोयाबीन की काश्त के हवाले से कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी किसानों ने भी फी एकड़ अच्छी पैदावार लेना शुरू कर दी है। गुज़श्ता साल दीपालपुर के किसान ने 30 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की और इस साल उनका प्लान 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करने का है। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की ताकि उनके खुफिया राज आप तक भी पहुंच सकें। मेरी तहसील दीपालपुर है और यहाँ पर जो है वो अगर तेलदार फसलों की बात करें तो मकई सबसे ज़्यादा है, तिल की फसल, इसके अलावा सूरजमुखी है, कैनोला है, ये फसलें काश्त होती हैं। इस दफ़ा जो है वो सोयाबीन भी काश्त हुई है और मैंने भी ज़ाती तौर पर जो है वो इस दफ़ा स्पेसिफिक सोयाबीन को काश्त किया है। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारी तेलदार फसलें हैं जिसमें सूरजमुखी है, कैनोला है और अब ये सोयाबीन है जो मैंने अभी इस दफ़ा काश्त की है, इसकी प्रॉपर स्पेसिफिक मंडी है ही नहीं, मार्केट है ही नहीं। तो किसान जो है वो इसको मार्केट में ले जाने से खौफ खाता है, डरता है कि वहाँ पर जो है वो मार्केट में इसकी वैल्यू ही नहीं है, लोग इसको ख़रीदार ही नहीं मिलते। तो मजबूरी के तौर पर जो है वो सोयाबीन हो जाए या दीगर जो हमारी तेलदार फसलें हैं उनको फ़रोख्त करने के लिए जो है वो फैक्ट्रीज मालकान से रब्ता करना पड़ता है। तो वो अपने मनमाने रेट जो है वो लेते हैं और जिसका नुकसान किसान को होता है और किसान इसी वजह से अगली दफ़ा ये जो मुनाफा बख्श फसल होती है उसको काश्त नहीं करता क्योंकि इसकी मंडी ही नहीं है। हुकूमत की अगर बात करें तो ख़ुसूसी तौर पर जो महकमा ज़राअत है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा इस हवाले से। अगर मियारी बीज फ्राहम किया जाए तो इस हवाले से जो है वो काश्त ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस हवाले से जो है वो सोयाबीन भी काश्त हो सकती है, दीगर फसलें भी काश्त हो सकती हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सोयाबीन की काश्त इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि ये इंसानों और हैवानों की खुराक का बुनियादी जुज है। बीजों से तेल निकालकर इंसानी इस्तेमाल में लाया जाता है जबकि बाकी मांदा हिस्सा पोल्ट्री की फीड में इस्तेमाल किया जाता है और सोयाबीन से बेहतर पोल्ट्री की फीड कोई नहीं। आइए आपको बताते हैं कि सोयाबीन काश्त का मुकम्मल तरीका क्या है, किस इलाके में किस वक्त किस तरह सोयाबीन काश्त की जाती है और इसको हार्वेस्ट कैसे करना है। जिम्मेदार भाइयों, सोयाबीन की काश्त के लिए हमें अच्छी ज़मीन, अच्छी महरा ज़मीन दरकार होती है। ज़मीन की तैयारी जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम है। जितनी अच्छी ज़मीन की तैयारी होगी, जितना अच्छा बीज होगा, उतनी अच्छी आप फसल ले सकेंगे। सोयाबीन की ज़मीन की तैयारी के वक्त हमें देखना है कि ज़मीन के अंदर कोई पुरानी फसल जो है उसकी बाकियात बाकी हैं तो उनको आप रोटावेटर चलाकर तलफ कर लें, या जड़ी बूटियाँ बाकी हैं, घास वगैरह है, रोटावेटर से उनको तलफ कर लें। उसके बाद आप उसकी रौनी कर दें। रौनी करने के बाद जब वतर आए तो उसके अंदर 2 से 3 बार हल चलाकर सुहागा दे दें। सुहागा देने के बाद अब हमारी ज़मीन जो तैयार हो गई है, अब हमने क्या करना है, उसके अंदर सोइंग बेड तैयार करना हमने। तो उससे पहले हमने इसके अंदर जो सोइंग से पहले खाद डाली, DAP 1 बोरी के हिसाब से और SOP 1 बोरी फी एकड़। तो ये खाद डाल के हम इसके बेड निकाल देंगे। मिक्स करने के बाद तो बेड के ऊपर की चौड़ाई वो 1 फुट से लेकर 15 इंच तक, यानी 12 इंच से लेकर 15 इंच तक ऊपर की चौड़ाई हो। तो उसके अंदर हमने अब सोयाबीन की काश्त करनी है। तो अच्छा बीज हासिल करने के लिए आप किसी अच्छे अदारे से रब्ता करें, वो कोशिश करें अच्छे से अच्छा बीज मिल जाए आपको ताकि उसका उगाव अच्छा हो, प्योर बीज हो। जब आप बीज लगाना हमने तो हमने क्या, उसके अंदर बेड टू बेड 1 फुट का फासला रखना है और प्लाट टू प्लाट हमने 3 इंच का फासला रखना है। काश्त करने के बाद हम इसको हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि वत्तर ऊपर चढ़ जाए, पानी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए बीज के ऊपर।
उसके बाद हमने जब पानी लग जाएगा इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद इसका उगाव मुकम्मल हो जाएगा। देखिए उगाव होने से पहले हमने पानी लगाने के बाद जब पत्थर आ जाए तो उसके अंदर पेंडीमेथिलीन 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है ताकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ना उगे। उगाव होने के बाद अब हमने इसको देखना है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। देखभाल के लिए हम देखेंगे इसके ऊपर कौन से कीड़े आते हैं, किस किस कीड़े का हमला होता है इसके ऊपर। ख़ास तौर पर शुरू में सफ़ेद मक्खी आती है तो उसके तदारक के लिए आप मुतल्लिका जो महकमा है, महकमा ज़राअत के लोगों से मशवरा करने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करें। हमने जब क्रॉप आपकी 9 इंच तक हो जाएगी तो उसके अंदर हमने यूरिया डालना है आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से। और जब ये क्रॉप हमारी जाएगी फ्लावरिंग पर आधी बोरी यूरिया हमने उसके अंदर फिर डालना है जी। और इस दौरान में जो भी कीड़े आते हैं उनका तदारुक हमने करते रहना, या कोई बीमारी आती है तो उसके मुताबिक उसको स्प्रे करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और किसी भी किस्म की इंपोर्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिर्फ खुर्दनी तेल मुकामी सतह पर पैदा करके हम सालाना 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का फायदा कर सकते हैं। किसान प्रोग्राम में बताए हुए तरीके के मुताबिक रबी सीजन की खुर्दनी तेल पैदा करके खुद भी खुशहाल हो सकते हैं और मुल्क को भी इसका फायदा हो सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा, मंडियों के भाव ताव और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो मंसूबा था उस पर बड़ी खामोशी छाई हुई है, क्या हो रहा है उसमें? ये खामोशी तो नहीं छाई हुई, इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा प्लानिंग कर ली है और जो रकबा जात है मुख्तलिफ अजला में पंजाब के, सिंध के, और उनके ऊपर बाकायदा उनकी बिड की जा रही है। ओपन बिड में और कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको ऑफर्स दी जा रही हैं कि वो इसको लॉन्ग टर्म लीज पे ले लें, उस पर काम चल रहा है। किस तरह, क्या कंडीशंस क्या हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर किस किस को दे रहे हैं, अगर आम किसान लेना चाहे क्या उसके लिए कोई गुंजाइश है या क्या तरीकाकार है? देखिए इसमें सबसे बेहतर तो ये होता कि आम किसान को जो कि इस वक्त मज़ारा था उसको ये एम्पावर करते और 25-25 एकड़ के यूनिट बना के देते ताकि आम किसान जिसके पास एक्सपर्टीज़ भी थी, जिसके पास तजुर्बा था और जिसकी मजबूरियाँ भी थी, इसकी ज़रूरत भी थी, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को देते जो आपके पास बड़ा टेक्निकल स्टफ है पाकिस्तान में इस वक्त, तो आप इनको देख के ये ज़मीन को बहाल करवाते और जो फंडिंग आपने लोन आपने बैंक से दिलवाना था जाए कॉर्पोरेट अदारों को देने के, इनके ज़रिए इनको देते। कॉर्पोरेट सेक्टर तो ऑलरेडी अंधाधुंध पैसे कमा रहा है, आपने इसको एक और वे दे दी है। और इसमें जो मेरी इशूज़ है, जब ये एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगी फिर गंदम का कंट्रोल, राइस की कीमत पर कंट्रोल, चीनी की कीमत पर कंट्रोल आपके बस में नहीं रहेगा। जी बिल्कुल साहब, जो इस वक्त खादों की कीमतें हैं वो डाउन आना शुरू हो गई और हमारे ज़राए के मुताबिक जो खाद स्टॉक करने वाली माफिया है उसके खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं ये इकदाम जो हैं ये पहले क्यों नहीं हुए? मैं आपसे इत्तेफाक भी करूँगा। देखें पिछले पूरे एक हफ्ते में आप देखें तो 8 से 10 डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है पंजाब में, ये तो नॉर्मल है आपके। और ये कार्रवाई क्या हुई है, किसी जगह से 85 बोरी निकल आई, किसी जगह से 120 बोरी निकल आई, किसी जगह 200 बोरी निकल आई। असल में तो वो बड़े गुरछे हैं जिनके पास 5-5 लाख बोरी, 10-10 लाख बोरी पड़ी है, उनको हाथ नहीं लगाते आप। जो असल में जिक्र कर रहे हैं प्राइस डाउन भी तो प्राइस डाउन नहीं हुई सर। आज भी आप देखें यूरिया का रेट लें तो 4250-4300 रुपये ही मिल रहा है, नहीं कमी हुई। लेकिन ये 4500 पे पहुंच गया था, ब्लैक 4500 में चले गया था, लेकिन अभी भी ब्लैक भी है। मतलब ब्लैक से मुराद अगर आप 100 रुपये भी दे रहे हैं ब्लैक ही है। जी बिल्कुल ऐसी है। साइम साहब, जो 5 एकड़ या उससे जायद वाले काश्तकार हैं उनको हुकूमत ने फोर्स किया है कि वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, यानी जो उनकी ज़री इनकम है उसके ऊपर रिटर्न जमा करवाएं। तो आपको क्या लगता है इससे कोई इम्पैक्ट आएगा या कोई और तरीका है जिससे हम बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? ये एक ना गलत रवायत डाल रहे हैं इसमें, ये फार्मर्स को दोबारा वकीलों के हवाले कर रहे हैं। फार्मर रिटर्न कैसे जमा कराएगा? रिटर्न अगर मुझे करवानी है मुझे भी अपने वकील को देखना पड़ता है, मैं भी जमा नहीं करवा सकता। रिटर्न इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फार्मर कैसे करवाएगा? तो ये फार्मर से 5000, 3000, 4000 वकील लेंगे, एक कमाई का सोर्स बना रहे हैं। इससे बेहतर था कि आप बरानी आप 5 इलाकों की तकसीम करके पर एकड़ उस पर टैक्स लगा देते, 500 रुपये फी एकड़ लगा दे, 1000 रुपये फी एकड़ सलाल का टैक्स लगा दे, सबसे बेहतर है, आप इस उलझन से बचें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ते मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। जी सलाम को सर फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत इस तरह रहने का इम्कान
अपर पंजाब जिसमें इस्लामाबाद, कुटवारा डिवीजन, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर समेत में बारिश का इम्कान है, जबकि साउथ पंजाब में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन कराची में कोई हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में कोयटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। केपी में आने वाले वीक के दौरान मालाकंड, स्वात, बालाकोट, पेशावर इसमें बारिश का इम्कान है, जबकि लोअर केपी इसमें हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, ये भी बता दें कि दर्जा हरारत की क्या पोजीशन रहेगी पाकिस्तान भर में? जी, आने वाले वीक के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, बहुत शुक्रिया। साहब फरमाइएगा, आइंदा हफ्ते जो मौसम की सूरत हाल बताई असलम साहब ने, वो किस तरह ज़रात को असरअंदाज होगा? देखिए, मौसम अब दर्जा हरारत तो डेफिनेटली बारिश के बाद थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है मौसम अब कम दर्जा हरारत की तरफ जाएगा। और आने वाले वक्त में जो अगला हफ्ता है उसमें बारिश तो नहीं है आपकी, लेकिन बारिश जो हो गई है वो इतनी बेहतर हुई है कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मकई की फसल के लिए, जहाँ मूंजी की फसल, धान की फसल थी, उसके लिए या चाराजात के लिए बहुत बेहतरीन बारिश हुई है। और आगे जो आ रहा है, सीज़न आ रहा है, अब वो सरमा की जो उनसी वेजिटेबल्स हैं उनके लिए किसान ने तैयारी करनी है, पोटैटो की तैयारी करनी है, तो टेम्परेचर का गिरना बहुत ज़रूरी है ताकि आलू की फसल की काश्त हो सके और बाकी जो उनसे अब कैनोला और राया जो है इनकी काश्त हो सके, क्योंकि औसत टेम्परेचर 30 से नीचे आएगा ये फसल काश्त। ऐसी दुरुस्त फरमा रहे हैं, रबी की फसल की काश्त के लिए जो औसत दर्जा है वो 30 डिग्री से नीचे आएगा तो किसान अपनी काश्त शुरू करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। साइम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।